नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रेनू धामानी आज आपको कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के चैप्टर 23 पर्यावरण जागरूकता के बारे में पढ़ाऊंगी। पिछले वीडियो में हमने अच्छा शासन किस प्रकार स्थापित होता है इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम पर्यावरण जागरूकता के बारे में पढ़ेंगे। पर सबसे पहले आपके दिमाग में होना चाहिए कि पर्यावरण क्या होता है। हमारे आसपास का जो वातावरण है उसे ही हम क्या कहते हैं, पर्यावरण का नाम देते हैं। आज पर्यावरण के प्रति जागरूकता लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि आज पर्यावरण का संरक्षण करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि भावी पीढ़ी की लिए अगर हम कुछ दे सकते हैं विकास के साथ तो वो है पर्यावरण का संरक्षण। क्योंकि अगर हम पर्यावरण का संरक्षण नहीं करेंगे तो हम भावी पीढ़ी को अच्छा भविष्य नहीं दे पाएंगे। तो आज हम इस अध्याय में पर्यावरण की समस्याएं, पर्यावरण जागरूकता और पर्यावरण संरक्षण के लिए विश्व स्तर पर और भारतीय स्तर पर किए गए प्रयासों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखो कि आप सबको पता होना चाहिए मानव की सभी क्रियाओं का पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। मनुष्य जो भी क्रियाएं करता है उसका उस पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है, और यही कारण है कि हमारा पर्यावरण लगातार प्रदूषित होता जा रहा है, क्योंकि मानव ने कुछ ऐसे क्रियाकलाप किए जिसके कारण प्रकृति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जैसे कि मैं बोलूं कि वृक्षों को काटना, औद्योगिकीकरण करना, इसके अलावा लगातार जनसंख्या का बढ़ना, इसके अलावा लगातार विज्ञान एवं तकनीकी का विकास, ये सारे ऐसे कारण हैं जिन मानवीय क्रियाकलापों के कारण पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आज मानव की जितने भी क्रियाकलाप है उन सब का पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। उसके बाद आता है बच्चों जनसंख्या वृद्धि और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में तीव्र विकास। ये दो ऐसे महत्वपूर्ण कारक है जो पर्यावरण को प्रदूषित करने के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं बच्चों कि लगातार जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है और पर्यावरण और प्रकृति पर इसका भार लगातार बढ़ता जा रहा है। प्राकृतिक संसाधन कम है लेकिन उसको उपयोग करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा बढ़ती जा रही है, जिसके कारण प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है और इन प्राकृतिक संसाधनों का लगातार ह्रास होता जा रहा है। तो ध्यान रखना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में तीव्र विकास और जनसंख्या में वृद्धि के कारण क्या हो रहा है, पर्यावरण की गुणवत्ता लगातार कम होती जा रही है। तो पर्यावरण की गुणवत्ता को कम करने में दो कारक जिम्मेदार है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में तीव्र विकास और जनसंख्या में वृद्धि। उसके बाद आता है कि मानव जाति का अगर कल्याण करना है और आगे आने वाले भविष्य के अस्तित्व को सुरक्षित करना है तो हमें पर्यावरण का संरक्षण करना होगा और उसमें सुधार करना होगा। पर्यावरण का संरक्षण का मतलब है बचाव करना होगा। जैसे कि मैं बोलूं कि कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो नवीकरण होते हैं और कुछ अनवीकरण संसाधन होते हैं। तो हमें समझना होगा कि नवीकरण संसाधनों का प्रयोग हम ज्यादा से ज्यादा करें और कोयला, पेट्रोलियम जैसे अनवीकरण संसाधनों का उपयोग कम से कम करें, ताकि हम प्राकृतिक संसाधनों को बचा पाए, पर्यावरण का संरक्षण कर पाए। उसके बाद आता है कि अगर हमें पर्यावरण का संरक्षण करना है तो प्राकृतिक संसाधनों का बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग करना होगा। ये बात मैंने आपको बताई है भी कि प्राकृतिक संसाधन में से कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये संसाधन ऐसे हैं जो क्या है, अनवीकरण है। इनका दोबारा क्या नहीं हो सकता, पुनर्चक्रण नहीं हो सकता। तो इन संसाधनों का बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग करना होगा, तभी हम आगे आने वाली पीढ़ी के अस्तित्व को बचाए रखने में सक्षम हो सकते हैं।
तो अभी मैंने आपको इन बिंदुओं के माध्यम से समझाया है कि आज पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण के प्रति जागरूकता के बिंदु पर वैज्ञानिक, समाजविद सभी का ध्यान आकर्षित होता जा रहा है, क्योंकि आज जो पर्यावरण संबंधी मुद्दा है वो केवल एक देश का बिंदु नहीं है या केवल एक देश का मुद्दा नहीं है, पूरे विश्व समुदाय का एक मुद्दा है कि अगर मानव जाति के अस्तित्व को बनाए रखना है तो सभी देशों को इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। और यही कारण है कि यूएनओ अपनी एजेंसियों के माध्यम से पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम चलाता है और विश्व के देशों में प्रसारित कर रहा है, ताकि पर्यावरण प्रदूषण को रोक सके और पर्यावरण प्रदूषक जो तत्व है उनकी मात्रा को कम किया जा सके, ताकि पर्यावरण सुरक्षित रह सके। क्योंकि अगर पर्यावरण सुरक्षित है तभी मानव जाति का अस्तित्व भी सुरक्षित माना जाता है। अब बात करते हैं पर्यावरण की समस्याएं। मैंने आपको बताया कि पर्यावरण आज प्रदूषित होता जा रहा है मानवीय क्रियाकलापों के कारण। मानव क्रियाकलापों के कारण क्या होता जा रहा है? पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। लेकिन मेन कौन-कौन सी समस्याएं हैं जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है? तो देखिए, सबसे पहला है भूमि, वायु और पानी में प्रदूषण। आप सब जानते हो कि भूमि लगातार मृदा का क्या होता जा रहा है? अपरदन होता जा रहा है। और मृदा अपरदन दो कारणों से होता है, एक पानी से और एक वायु से। इन दोनों से क्या होता जा रहा है? मृदा की जो उपजाऊ परत है वो लगातार हटती जा रही है। और जब मृदा अपरदन होता है या मृदा प्रदूषित होती है तो उससे जो उत्पन्न पदार्थ है उनमें भी क्या आती है? लगातार उत्पादन की क्षमता में गिरावट आती है, उसकी गुणवत्ता में भी क्या आता है? असर आता है। तो ध्यान रखना, लगातार भूमि क्या होती जा रही है? बंजर होती जा रही है मृदा अपरदन के कारण। उसके बाद आता है वायु प्रदूषण। आप सब जानते हो कि आज जैसे जैसे विकास की रफ्तार बढ़ती जा रही है, औद्योगिक इकाइयों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। औद्योगिक इकाइयों से निकला हुआ प्रदूषण या उनसे निकला हुआ धुएं, कई गैसें निकलती है जिसके कारण हमारे स्वास्थ्य के लिए, मानव जीवन के स्वास्थ्य के लिए भी उसमें खतरा पैदा हो रहा है। मानव जीवन का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। मानवीय जीवन में कई बीमारियां आ गई है। इसके अलावा वायु प्रदूषण के कारण जो है पूरा वातावरण क्या होता जा रहा है? प्रदूषित होता जा रहा है। उसके बाद है पानी में प्रदूषण। आप सब जानते हो कि लगातार पानी में प्रदूषण भी फैलता जा रहा है। आज आप जितनी भी बड़ी-बड़ी नदियां हैं वो लगातार प्रदूषित होती जा रही है। उसके पीछे कारण ये है मानवीय क्रियाकलाप। इसके अलावा औद्योगिक इकाइयों से निकला हुआ कचरा, कूड़ा कचरा, नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय जो कूड़ा कचरा है वो भी कहाँ जा रहा है? इन नदियों के पानी में जा रहा है, जिसके कारण पानी प्रदूषित होता जा रहा है। और पानी प्रदूषित होने से मानव में कई प्रकार के संक्रमण संबंधी बीमारियां फैलने का खतरा रहता है। तो आपने देखा कि भूमि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण जैसी समस्याएं आप वातावरण में देख सकते हैं। इसके अलावा भी कई समस्याएं हैं बच्चों, जैसे ओजोन परत का क्षरण। आप सब जानते हैं कि ओजोन परत जो है हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है, लेकिन हमारे पर्यावरण में पाई जाने वाली कुछ गैसें, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे ही ऊपर की तरफ जाती है, इसने लगातार ओजोन परत में छेद कर दिया है, जिसके कारण ओजोन परत के छेद के कारण मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव भी पड़ रहा है। तो माना जा रहा है कि जो हमारे मानव जीवन के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाली जो हानिकारक गैसें हैं, उन हानिकारक गैसों को वातावरण में फैलने से रोका जाना चाहिए। क्योंकि लगातार ओजोन परत में अगर छेद होता रहा तो मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा ग्रीन हाउस इफेक्ट। आप सब जानते हो कि हम पेड़ पौधों को काटते जा रहे हैं, औद्योगिक इकाइयों की संख्या को बढ़ाते जा रहे हैं, कृषि क्षेत्र
बढ़ता जा रहा है और जंगलों को काटा जा रहा है। जंगलों के काटे जाने के कारण और कृषि भूमि के बढ़ते रहने के कारण क्या हो रहा है? इसके कारण वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है और ऑक्सीजन की मात्रा लगातार कम होती जा रही है, जिसके कारण जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। तो कई पर्यावरणीय समस्याएं पैदा होती जा रही है और कई विकसित देश ऐसे हैं जो लगातार इन ग्रीन हाउस पर जो इफेक्ट पैदा करने वाली जो गैसें हैं उनका उत्सर्जन वो लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। तो उनकी संख्या को बढ़ाना भी हमारे लिए जरूरी है। तो आपने देखा भूमि, वायु और जल से भी प्रदूषण फैलता है। दूसरा कारण है बच्चों जनसंख्या में वृद्धि। आप सब जानते हो हमारे पास में संसाधन है सीमित, लेकिन उस पर भार है ज्यादा। प्राकृतिक संसाधन में अपार क्षमताएं हैं, लेकिन उन अपार क्षमताओं की भी एक लिमिटेशन है बच्चों। और जब लिमिटेशन क्रॉस हो जाती है तो पर्यावरण इतना नहीं कर पाता जितना उसके पास बोझ है। जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, खाद्यान्न का बोझ है, इसके अलावा उन लोगों को बसाने के लिए है, उनके द्वारा जो संसाधनों का उपयोग करनिया किया जा रहा है, जिससे संसाधनों का विदोहन लगातार बढ़ता जा रहा है और इस संसाधनों के विदोहन के कारण पर्यावरण लगातार प्रदूषित होता जा रहा है। उसके बाद है भूमि व जंगलों पर अतिरिक्त बोझ, ये मैंने आपको बता दी। पारिस्थितिकी असंतुलन में बढ़ोतरी हो रही है। देखो बच्चों, आप सब जानते हैं जब हम संसाधनों का लगातार ज्यादा उपयोग करेंगे तो पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ेगा। क्यों? हम पेड़ पौधों को लगातार काटते जा रहे हैं, जंगलों को काटते जा रहे हैं, जिससे कि पारिस्थितिकी संतुलन का जो बैलेंस है वो लगातार बिगड़ता जा रहा है। उसके बाद उत्पादन की गुणवत्ता में कमी। आप सब जानते हो कि आज किसान वर्ग के द्वारा जो खाद्यान्न पैदा किया जा रहा है उसमें कीटनाशक दवाइयों, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जा रहा है ताकि उत्पादन को बढ़ाया जा सके। और जहां उत्पादन को बढ़ाया जाता है वहां उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है, क्योंकि रासायनिक उर्वरकों का अगर हम अनाज में उपयोग करेंगे, खाद्यान्न उत्पादन में प्रयोग करते हैं तो मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और मानव जीवन का अस्तित्व खतरे में पड़ता है। तो आपने देखा पर्यावरण से संबंधित समस्याओं में पहला भूमि, वायु, पानी में प्रदूषण, दूसरा जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण भूमि व जंगलों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है, पारिस्थितिकी असंतुलन में बढ़ोतरी होती है, इसके अलावा उत्पादन की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। उसके बाद आता है बच्चों शहरीकरण। आप सब जानते हैं आज लोग गांव को छोड़ करके शहरों की तरफ भाग रहे हैं। कोई रोजगार की तलाश में जा रहा है, कोई शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा रहा है। तो और इन कारणों की वजह से वो लोग गांव को छोड़ करके शहरों में जा रहे हैं। शहरों में क्या बढ़ रही है? आबादी बढ़ रही है और शहरों में लगातार आबादी बढ़ने के कारण बीमारी, जलीय समस्या, बिजली की समस्या, आवास की समस्या, ये सारी समस्याएं पैदा हो रही है और जिसके कारण पर्यावरण भी लगातार प्रदूषित होता जा रहा है बच्चों। उसके बाद आता है औद्योगिकीकरण। इस बात की चर्चा हम कर चुके हैं कि जितना ज्यादा औद्योगिक इकाइयों की संख्या बढ़ती जाएगी, ऊष्मा का प्रभाव ज्यादा बढ़ता जाएगा, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, धूल कण, रेडियोधर्मी, नाभिकीय कूड़े कचरे के कारण पर्यावरण खतरे में लगातार बढ़ती होती जा रही है। ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, ग्लेशियर पिघल हो रहे हैं, पृथ्वी का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं पर्यावरण के प्रदूषित होने के कारण और लगातार पारिस्थितिकी संतुलन का बैलेंस भी बिगड़ता जा रहा है। तो आपने देखा ये पर्यावरणीय समस्याएं बढ़ती जा रही है। अब बात आती है कि जो भी पर्यावरणीय समस्याएं हैं उस पर्यावरण को लेकर या उसके संरक्षण को लेकर के लोगों के मन में क्या है? जागरूकता लगातार बढ़ती जा रही है। सब जानने लग गए हैं कि अगर हमने पर्यावरण का संरक्षण नहीं किया, पर्यावरण के प्रति जागरूक नहीं रहे, सजग या सतर्क नहीं रहे, तो आगे आने वाली
पीढ़ी के अस्तित्व को हम बचा नहीं पाएंगे। तो नीति निर्माता, वैज्ञानिक, जितना भी विश्व समुदाय है, उन सब ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति मानव जाति का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है, क्योंकि उनका मानना है लगातार जल प्रदूषण बढ़ रहा है। गांवों में लगातार ईंधन का अनचाहा प्रयोग किया जा रहा है, जिसके कारण पेड़ पौधों को काटा जा रहा है और ईंधन की कमी बढ़ती जा रही है, प्राकृतिक संसाधनों की कमी होती जा रही है। ये ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में हमें सतर्क होना पड़ेगा। अगर हम सतर्क नहीं हुए तो हम मानव जाति के अस्तित्व को नहीं बचा पाएंगे। अब बात आती है कि भविष्य को संभव बनाने हेतु पर्यावरण की रक्षा व बचाव करना होगा। मनुष्य की आवश्यकता बढ़ रही है और बढ़ती जनसंख्या व प्रौद्योगिकी के दबाव के कारण आज हमें किसकी आवश्यकता है? संरक्षण की आवश्यकता है संरक्षण की आवश्यकता, क्योंकि आज जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है और तकनीकी का दबाव किसके ऊपर बढ़ रहा है? वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे हैं, औद्योगिक इकाई, बड़ी-बड़ी मशीनों का निर्माण हो रहा है, बड़ी-बड़ी औद्योगिक इकाइयां लगाई जा रही है ताकि विकास को बढ़ावा मिल सके, राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी हो सके, जीडीपी में बढ़ोतरी हो सके, जीएनपी में बढ़ोतरी हो सके। लेकिन इस विकास के नाम पर हम पर्यावरण को भूलते जा रहे हैं और पर्यावरण के प्रति हमें जागरूक रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। इसीलिए हमने एक फ्रेमवर्क तैयार किया। 1972 में एक स्टॉकहोम सम्मेलन होता है विश्व स्तर पर, और उसके बाद 1987 में पर्यावरण और विकास आयोग ने एक संयुक्त भविष्य शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस रिपोर्ट में उन्होंने एक विकास की अवधारणा प्रस्तुत की और कहा कि विकास कैसा होना चाहिए। विकास कैसा होना चाहिए इस पर डिस्कस किया गया इस सम्मेलन में और अपनी एक रिपोर्ट दी गई। और इस रिपोर्ट में क्या कहा गया बच्चों? अविलंबनीय विकास होना चाहिए। अविलंबनीय विकास का मतलब होता है विकास ऐसा होना चाहिए जिसमें हम भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रख सके। अवलंबनीय विकास पर्यावरण जागरूकता, पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी क्या रहता है? सतर्क रहता है। कहता है कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना क्या करना? पूरा करना। मतलब यह है कि वर्तमान पीढ़ी का विकास किया जाए, लेकिन भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को नजरअंदाज नहीं किया जाए। ऐसा विकास ही अवलंबनीय विकास कहलाता है। इसके बाद अवलंबनीय विकास में क्या-क्या चीजें ध्यान रखी जाती है? विकास से होने वाले पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखना होगा। विकास और पर्यावरण संरक्षण में संतुलन बिठाना होगा। ये कहना चाह रहा है यहाँ संरक्षण शरण है। क्या है? शरण। विकास से होने वाले पर्यावरण शरण से को हमें ध्यान रखना होगा कि विकास ऐसा हो जहां पर्यावरण का शरण न हो, पर्यावरण का हास ना हो, पर्यावरण को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो। विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के बीच में हमें संतुलन बिठाना होगा और इसी संतुलन को बिठाने वाले विद्वान थे कौन? मुख्य धारा के विद्वान कहलाए, जिनमें कार, ब्राउन, डाला और स्मूचर का नाम महत्वपूर्ण माना जाता है। इन्होंने कहा कि विकास कैसा होना चाहिए। इसमें विकास में प्रदूषण से ज्यादा इस बात पर जोर दिया कि विकास कैसा होना चाहिए और कहा कि ऊर्जा के स्रोतों को नवीकरणीय बनाया जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि ऊर्जा के विकल्प में हमने कोयला, पेट्रोल, कोयले से हमने बिजली बनाई, प्राकृतिक गैस, इन सब का उपयोग नहीं करके, क्योंकि ये सब अनवीकरण संसाधन है, ऐसे संसाधन है जो क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। इनके अलावा वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग किया जाना चाहिए। जैसे कि मैं बोलूं सौर ऊर्जा, जिसके राजस्थान में काफी संभावना है और सोलर पैनल भी लगाए जा रहे हैं ताकि हम ऊर्जा की आपूर्ति सोलर पैनल या सोलर एनर्जी के माध्यम से कर सके। इसके अलावा पवन ऊर्जा, ये भी ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है। इसके बाद है बायो मास संयंत्र लगा करके भी हम ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। तो ये कई पवन चक्की है,
इनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की खोज कर सकते हैं। इसके अलावा जल ऊर्जा, जलीय स्रोतों से भी हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, बिजली पैदा कर सकते हैं बांध बना करके। तो ये ऐसे ऊर्जा के वैकल्पिक प्रयोगों को हमें ध्यान रखना होगा। ये मुख्य धारा के विद्वान कहते हैं कि प्रदूषण को रोकने के साथ साथ हमें विकास भी ऐसा करना होगा जिससे हम भावी पीढ़ी के अस्तित्व को बचा सके। इसके अलावा कहा कि जो भी कूड़ा कचरा है, जैसे मैंने आपको बताया कि औद्योगिकरण से कचरा निकलता है, नाभिकीय कूड़ा कचरा निकलता है, इसके अलावा औद्योगिक इकाइयों से कूड़ा कचरा निकलता है, तो इन कूड़े कचरे का पुनर्चक्रण होना चाहिए, क्योंकि अगर पुनर्चक्रण होगा तो प्रदूषण क्या होगा, कम होगा। और इन संसाधनों का पुनर्चक्रण के माध्यम से इनको उपयोग में लिया जा सकेगा, जिसके कारण प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास कम होगा। उसके बाद हमें सकल राष्ट्रीय उत्पाद के लक्ष्य को पूरा किया जाए। यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद के लक्ष्य को पूरा करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए, लेकिन उससे पहले हमारा ध्यान किसके लिए होना चाहिए, हमारा विकास ऐसा होना चाहिए जिसमें हम मानव अस्तित्व को ध्यान रख सके। अब बात करते हैं अवलंबनीय विकास की विशेषताएं। विकास कैसा होना चाहिए, ये बात मुख्य धारा के विद्वान कहते हैं कि विकास के लिए कम, पर्यावरण के लिए अधिक। विकास ऐसा होना चाहिए जो विकास पर कम, विकास से ज्यादा पर्यावरण पर ज्यादा ध्यान दे। स्थायित्व के लिए अधिक, परिवर्तन के लिए कम। मानव जाति का अस्तित्व बना रहे उस पर ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए। विकास ऐसा होना चाहिए जहां आवश्यकताओं को सीमित करना चाहिए और सीमित करने के लिए अधिक, और भौतिक विकास की निरंतरता के लिए कम। आवश्यकताओं की सीमितता पर जोर देता है अवलंबनीय विकास। इसके अलावा विकास के बिना पर्यावरण की संकल्पना है। विकास हो या ना हो, लेकिन पर्यावरण का संरक्षण होना जरूरी है, ये कहता है अवलंबनीय विकास। तो विकास ऐसा होना चाहिए जिसमें वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाए, उनको बिना किसी हानि पहुंचाए हुए विकास हो, तो ऐसा विकास किया जाएगा तो पर्यावरण को हम संरक्षित कर पाएंगे, और पर्यावरण को अगर हम संरक्षण या उसकी सुरक्षा कर पाएंगे तो भावी पीढ़ी के अस्तित्व को बचा पाएंगे। अब है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। तो 1972 में स्टॉकहोम में पर्यावरण सम्मेलन होता है, और इस पर्यावरण सम्मेलन में भारत की तरफ से इंदिरा गांधी भाग लेती है, और इसी सम्मेलन में इंदिरा गांधी कहती है कि अगर पर्यावरण का संरक्षण करना है तो पर्यावरण जागरूकता में सबसे पहला प्रयास गरीबी को हटाया जाना चाहिए। तो गरीबी हटाओ का नारा जो है इंदिरा गांधी ने इस सम्मेलन में दिया, और इस सम्मेलन में भाग लेने वाली वह प्रथम राष्ट्राध्यक्ष थी। उसके बाद 1986 में भारत में भी पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कानून आया, और उसमें पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई। और इस पर्यावरण संरक्षण नीति के उद्देश्य क्या थे, सुरक्षित, स्वस्थ उत्पादन, सौंदर्य बोध का ध्यान। विकास ऐसा होना चाहिए जो सुरक्षित हो, पर्यावरण सुरक्षित हो, स्वस्थ पर्यावरण मिले, उत्पादन ऐसा होना चाहिए और हमारी प्रकृति को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। जीवन स्तर को सुधारना व विकसित करना उद्देश्य होना चाहिए। विकास को पारिस्थितिकी सिद्धांत पर आधारित करना। विकास ऐसा होना चाहिए जिसमें पर्यावरण का या पारिस्थितिकी का संतुलन ना बिगड़े। इसके अलावा पर्यावरण सुरक्षा की तकनीक को प्रोत्साहित करना। पर्यावरण की सुरक्षा कैसे की जा सकती है, हम प्राकृतिक संसाधनों को बचाए रखें, जल प्रदूषण कम से कम करें, वायु का प्रदूषण कम करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए, जलीय संसाधनों का बचाया जाना चाहिए, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें अगर हम करेंगे तो हम पर्यावरण को बचा पाएंगे, और हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी यही कहती है। शिक्षा नीति, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति भी यही कहती है। उसके बाद आता है जैव विविधता संरक्षण के प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा। आप सब जानते हो कि जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए हमने किसकी व्यवस्था की, हमने राष्ट्रीय उद्यान
और वन्य जीव अभयारण्यों की स्थापना की, ताकि हम पारिस्थितिकी संतुलन को क्या कर सके, बरकरार रख सके। क्योंकि वन्य जीवों के आवासों को अगर हमने सुरक्षित नहीं रखा, अगर हमने जंगलों को सुरक्षित नहीं रखा, तो हम पर्यावरण को सुरक्षित नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ साफ लिखा है कि जैव विविधता संरक्षण के जो भी प्राकृतिक आवास है उनकी सुरक्षा करना, समुद्री क्षेत्र के पर्यावरण को भी सुरक्षित करना, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिसरों को सुरक्षित करना, पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देना, पर्यावरण शिक्षा से संबंधित जो भी शोध है उनको प्रोत्साहित करना और मानव शक्ति को विकसित करना, ये पर्यावरण नीति के उद्देश्य माने जाते हैं। अब बात आते हैं पर्यावरण संरक्षण हेतु राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रयास किए गए, उसमें पहला जो पृथ्वी सम्मेलन था वो 1972 में स्टॉकहोम में हुआ और इसमें भारत की तरफ से इंदिरा गांधी शामिल हुई। इसमें उन्होंने कहा कि गरीबी सबसे अधिक प्रदूषण फैलाती है। इसके बाद में यूएनडीपी, विश्व बैंक गरीबी उन्मूलन की पैरवी की। इसके अलावा मॉन्ट्रियल सम्मेलन ओजोन परत के संरक्षण को लेकर के प्रोटोकॉल बनाया गया कनाडा में 1987 में और इस प्रोटोकॉल को 1989 में लागू किया गया था। और ओजोन परत में जो लगातार उसमें छेद होता जा रहा है और उससे मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, उस प्रोटोकॉल में कहा गया कि किस प्रकार हम कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन को कम कर सकते हैं। जो भी ओजोन परत की लेयर में छेद करते हैं उन गैसों का उत्सर्जन अगर हम कम कर देंगे तो हम ओजोन परत की सुरक्षा कर सकते हैं। तो ओजोन परत संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल सम्मेलन होता है और इसमें एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया जाता है 1987 में, जो कि 1989 में लागू होता है कनाडा में। उसके बाद में मौसमी परिवर्तन सम्मेलन कई जगह होते हैं। मौसमी परिवर्तन सम्मेलन, एक आपने मौसमी परिवर्तन संबंध से एक आता है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल कहता है कि ग्रीन हाउस गैस जो भी हैं, जितनी भी ग्रीन हाउस उत्सर्जन गैसें हैं, उन उत्सर्जन के प्रभाव को कम करने के लिए सभी क्षेत्रों पर एक प्रोटोकॉल लागू किया जाए कि आप अगर ऊर्जा का उत्सर्जन जितना ज्यादा करते हैं, आपकी पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी कम होगी। क्योंकि जो कम विकसित राष्ट्र है वो पर्यावरण को कम प्रदूषित कर रहे हैं विकसित राष्ट्रों की तुलना में। तो पर्यावरण का संरक्षण करने की जिम्मेदारी विकसित राष्ट्रों की ज्यादा है, कम विकसित राष्ट्रों की कम है। ये क्योटो प्रोटोकॉल कहता है, जो कि 1997 में आया। कब आया? 1997 में। तो विश्व स्तर पर कई प्रयास हुए। इसके अलावा 1992 में, कब? 1992 में रियो डी जेनेरो में। कहां पर? पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन होता है और इस पृथ्वी सम्मेलन में एजेंडा 21 की बात की जाती है। और एजेंडा 21 का ध्येय यही होता है कि स्थानीय स्तर पर भी पर्यावरण जागरूकता के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। इससे पहले जो पर्यावरण सम्मेलन होता है स्टॉकहोम में 1972 में, उसमें भी पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई। लेकिन जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ 1992 में रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील की राजधानी में, यहाँ पर कहा गया एजेंडा 21 की बात कही गई और कहा गया कि स्थानीय स्तर पर भी प्रयास किए जाने चाहिए। सतत पोषणीय विकास की बात जो है इस पृथ्वी सम्मेलन में कही गई। उसके बाद ये आ रहा है ना रियो सम्मेलन। ये रियो सम्मेलन कब हुआ? 1992 में, जिसे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। अविलंबीय विकास और पर्यावरण सुरक्षा के महत्वपूर्ण निर्णय है। अब बात आती है कि औद्योगिक प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु विश्व बैंक द्वारा 31 योजनाएं चलाई गई और इन 31 योजनाओं के माध्यम से बताया गया कि कौन से ऐसे उद्योग है जो सबसे ज्यादा ऐसी गैसों का उत्सर्जन करते हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। भारत में राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्यों का सुरक्षित ढांचा तैयार किया गया और वर्तमान में लगभग 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं और 573 के लगभग वन्य जीव अभयारण्य हैं। भारत में वैकल्पिक और नवीकरण ऊर्जा स्रोतों को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी है कि ऊर्जा के कई वैकल्पिक स्रोतों के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, बायोमास संयंत्र है, भूतापीय ऊर्जा है। कई ऐसे ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की
खोज लगातार जारी है ताकि हम ऊर्जा के परंपरागत संसाधनों का संरक्षण कर सके और पर्यावरण प्रदूषण फैलाते भी ज़्यादा है परंपरागत स्रोत। तो ऊर्जा के ये जो वैकल्पिक स्रोत है ये पर्यावरण प्रदूषण को भी कम फैलाते हैं और हमारे जो ऐसे प्राकृतिक संसाधन जिनके भंडार सीमित है उनको भी हम संरक्षित रख सकते हैं। उसके बाद आता है कि पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम के लिए भारत सरकार ने क्या-क्या प्रयास किया। तो सबसे पहला आता है पर्यावरण अदालतें। जो भी औद्योगिक इकाइयाँ प्रदूषण को सबसे ज़्यादा फैलाती है या हानिकारक पदार्थ फैलाती है, उनके विरुद्ध पर्यावरण अदालतों का निर्माण किया गया और पर्यावरण हितैषी उत्पाद कुछ ऐसे मानक निर्धारित किए गए कि मार्केट में वो वस्तु तभी उत्पाद प्रोडक्ट आएगा जब वो सभी मानकों पर पूरा उतरेगा। इसके अलावा पेट्रोल को शीशा मुक्त करना। देखो बच्चों, पेट्रोल में जितनी ज़्यादा लेड की मात्रा होती है, लेड से जो है पर्यावरण प्रदूषित ज़्यादा होता है। तो पेट्रोल को शीशा मुक्त करने का प्रयास लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा पेट्रोल के अलावा आज इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ मार्केट में आ रही है और इलेक्ट्रिक गाड़ी आने का उद्देश्य यही है कि हम प्राकृतिक संसाधन जो कि परंपरागत है उनको बचा सके और उनके वैकल्पिक स्रोतों की खोज कर सके। हानिकारक कीटनाशकों पर लगातार प्रतिबंध लगाया जा रहा है ताकि लोगों के मानसिक स्वास्थ्य या उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव ना पड़े। इसके अलावा राष्ट्रीय कूड़ा प्रबंधन परिषद की स्थापना की गई है ताकि जितना भी कूड़ा है उसका पुनर्चक्रण किया जा सके। इसके अलावा पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस बनाया गया है। मोटर वाहनों द्वारा प्रदूषण को रोकने के लिए क्या किया जाता है, उनका प्रदूषण चेक किया जाता है कि वो मोटर गाड़ी ज़्यादा प्रदूषण तो नहीं फैला पा रही है। इसके अलावा समुद्र तट के निकट किसी भी होटल को स्थापित करने के लिए रोका जाता है, इसके लिए कानून बनाए गए हैं। राष्ट्रीय नदी कार्य योजना जिसमें गंगा नदी है, आपकी यमुना नदी है या जितनी भी भारत में नदियाँ हैं, उनको साफ करने का अभियान चल रहा है। इसके अलावा एक सौर ऊर्जा आयोग बनाया गया है जो कि क्या करता है, सोलर एनर्जी के लिए प्रयासरत है और भारत में कोयले से ज़्यादा सोलर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं ताकि ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जा सके। इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध किया गया है ताकि मानव जीवन के स्वास्थ्य पर असर ना हो, क्योंकि सार्वजनिक स्थानों पर जो धूम्रपान होता है वो खुद के स्वास्थ्य के फेफड़ों पर ही प्रभाव नहीं डालता है बल्कि जो भी उसके सामने संपर्क में आता है उसके स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो भारत सरकार, विश्व बैंक, इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ की जितनी भी मानवीय संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, वो प्रयासरत है कि वो भावी पीढ़ी के अस्तित्व को सुरक्षित रख पाए। इसके लिए वो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। विश्व स्तर पर विभिन्न प्रकार के जलवायु और मौसमी सम्मेलन हो रहे हैं क्योंकि पर्यावरण जागरूकता का जो मुद्दा है वो केवल एक देश का मुद्दा नहीं है, विश्व स्तर का मुद्दा है। आज इस पर्यावरण जागरूकता के जो चैप्टर है उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और एक निबंधात्मक प्रश्न आने के चांसेस है। तो आपको पर्यावरण जागरूकता से संबंधित जो भी समस्याएं हैं या पर्यावरण जागरूकता के लिए भारत सरकार और विश्व स्तर पर कौन-कौन से प्रयास किए गए, इनके बारे में आज हमने चर्चा की। धन्यवाद।